अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से आगे क्लास 12th के लिए लेक्चर लेके सॉलिड स्टेट चैप्टर का 6th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देंगे। आज जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है लोकेटिंग वॉइड्स, पैकिंग एफिशिएंसी और कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। वैसे ये सेक्शन 1.8 है और ये सेक्शन 1.7 है। और जो लोकेटिंग वर्ड्स वाला सेक्शन है ये बस एक टेबल में था एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। एक बॉक्स में अलग से सेक्शन बना हुआ था। ये 1.6 का एंड है, ठीक है। तो 1.6 ही समझ, 1.6 का एंड है। तो लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ये जो है ये यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक यूनिट सेल है जिसको 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करे, 8 क्यूब्स है उसमें डिवाइड करके इसमें लोकेट कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, ऐसा, ठीक है। और ये जो है ना सीसीपी लैटिस या एफसीसी लैटिस पे कर रहे हैं अपन। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल ऑफ सीसीपी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड की ज्योमेट्री बता रहा है। ये देखो, ये इधर एक एटम है, इधर एक एटम, इधर एक एटम, इधर एक एटम। तो इन लोगों को ज्वाइन करे तो बीच में टेट्राहेड्रल बन रहा है ना ये, तो इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड है। ईच स्मॉल क्यूब हैज़ 4 एटम्स। हर छोटे क्यूब में, हर जो सब डिवाइड करे सो एक क्यूब है, हर एक में 4 एटम्स है। और उन चारों को ज्वाइन करे तो अपना ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जा रहा, टेट्राहेड्रल वॉइड। वो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो जगह, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ना ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स है। जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसका डबल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहते हैं इसमें। सीसीपी स्ट्रक्चर्स में एक यूनिट सेल में 4 एटम्स रहते, तो वो हिसाब से टोटल, ये टोटल एक यूनिट, ये जो पूरा है सेल, ये पूरे सेल में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहते, टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और ये तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा रहता वो एक क्यूब का बताया हुआ है यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल ऑफ सीसीपी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लोकेट करना है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए भी सेम ऐसे ही एफसीसी या सीसीपी स्ट्रक्चर ले लेंगे, जिस पे जो है ना यहाँ पे ये एटम्स को ज्वाइन करने का है। पूरे जो फेस सेंटर्स है, पूरे फेस सेंटर्स को ज्वाइन करे तो ऑक्टाहेड्रल बनता। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाते फिर ये, ओके। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं रहता इसमें, ये साइड्स के एटम्स, ये साइड जैसे कि ये एड्ज है, इधर भी एक टेट्राहेड्रल बना। इसमें से जो है ना ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना। यहाँ पे सिर्फ 2 एटम्स जो है ना दूसरे यूनिट सेल के, ये जो 2 एटम्स है ये दूसरे यूनिट सेल के, ठीक है। यूनिट सेल 2 लिख देता हूँ मैं, UC2, यूनिट सेल 2। और ये जो बाकी के ये 4 एटम्स है 1 2 3 4, ये चारों जो है यही वाले यूनिट सेल के हैं। तो इस हिसाब से ये जो वॉइड रहता है ये पूरा इसके अकेले का नहीं रहता। तो वो हिसाब से इसमें कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा करके बता देता हूँ। सिंपल ही है, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पहले तो एक बॉडी सेंटर है, ठीक है। बॉडी सेंटर है तो उसका एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूरा। फिर यहाँ पे जो है आपको 1/4 मिल रहा ना वॉइड, तो 1/4 वॉइड पूरे साइड्स में है, तो टोटल 12 निकलते वो भी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ऊपर एक, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऐसा करके पूरे मिलते। तो वो हिसाब से 12 है, तो टोटल 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहते एक सेल में, एक कौन से एफसीसी वाले सेल में, ठीक है। 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एक पूरे सेल में रहते। और इधर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहते, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 रहते और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 रहते, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ओके। अब बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी।
देखो, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी रहते हैं, उन लोगों को जब पैक करते हैं ना, तो थोड़ी फ्री स्पेस रह जाती वॉइड्स के फॉर्म में, कैसा भी। ठीक है, ऐसे चार को अगर अरेंज करें तो इन लोग अपने ऐसा इंटरसेक्ट तो नहीं होते, राइट। इन लोग ऐसे ज्वाइन ही होके रहते ना, ऐसे चारों ऐसे ज्वाइन हो गए, तो यहाँ पे बीच में वॉइड रह जाता, तो वो तो रहते कैसा भी, एटम्स कितने भी क्लोजली पैक रहो, थोड़ा तो थोड़ा रहता वो। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है ना, वो परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। टोटल जितनी वॉल्यूम है यहाँ पे, ये जो सॉलिड की जितनी वॉल्यूम है, उसमें से कितना परसेंट जो है पार्टिकल्स से फिल हुआ, उसको, वो परसेंटेज को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब ये पूरा तो एटम से या मॉलिक्यूल से फिल नहीं होता ना, थोड़ा वॉइड भी रहता उसमें, तो वो कितना परसेंट वॉइड रहता और कितना परसेंट ये टोटल स्पेस फिल्ड रहता, वो अलग अलग रहता। इसीलिए जो परसेंटेज फिल्ड रहता उसको पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे HCP और CCP स्ट्रक्चर्स का दिया हुआ है। HCP और CCP स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे दिया हुआ है पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। ये एक फेस में लिए, ये एक फेस में एक पॉइंट A है, एक पॉइंट C है, और ये बीच में एक एटम है, और ये जो लेंथ है ना, ये डायगोनल की, ये डायगोनल की लेंथ B है, राइट। चलो, ये डायगोनल की लेंथ यहाँ पे B दिए भी है। ये A और C, कैपिटल A कैपिटल C जो है पॉइंट्स है वो क्यूब पे, राइट। तो अब अपने को इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। कैसा बोले तो पहले तो एक ABC जो ट्रायंगल है ना, वो ट्रायंगल को कंसिडर करना, ABC को। ABC में जो है अपने को ये तो मालूम कि AC का जो स्क्वायर है, डायगोनल का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर, इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट, विच इज इक्वल टू B स्क्वायर, क्योंकि AC की लेंथ B है ना, तो B स्क्वायर। और ये जो साइड्स है, साइड्स के लेंथ को A ले ले रहे हैं अपन, A कंसिडर कर, तो वो हिसाब से यहाँ पे 2 टाइम्स A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, ये आ गया रिलेशन। ये जो है BC और AB दोनों भी साइड्स है, इसीलिए A A A BC भी A रहता, AB भी A ही रहता, वैल्यू सेम रहती, क्यूब है, सारे साइड सेम रहते। तो इधर से B का रिलेशन आ गया A के साथ, B इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ A, अगर स्क्वायर्स को रिमूव कर दिए, या फिर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। हाँ, तो ये आ गया B इज इक्वल टू √2 टाइम्स A। अब फिर इफ R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, अगर R जो है ये स्फीयर्स का रेडियस है, ये जो स्फीयर्स है इसका रेडियस अगर R है, तो B की वैल्यू क्या हो जाती, 4 टाइम्स R हो जाती। B इज इक्वल टू 4 टाइम्स R, विच इज इक्वल टू √2 टाइम्स A, √2 टाइम्स A, राइट। तो ये इन दोनों का भी रिलेशन आ गया एक, जिससे कि A की वैल्यू आती है अपना, A कितना हो जाता है यहाँ पे, 2√2 R हो जाता, 2√2 R, राइट। अब A हो गया 2√2 R, या फिर R इज इक्वल टू A बाई 2√2 लिख सकते। और फिर इसके बाद अब देखो, एक यूनिट सेल जो CCP स्ट्रक्चर्स का है, उसमें 4 स्पीयर रहते, तो वो चारों स्पीयर्स की जो वॉल्यूम रहती ना, वो वॉल्यूम अपन ऐसा लिखना कि 4 टाइम्स स्पीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये है स्पीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम जो है यूनिट सेल की, वो इससे डिटरमाइन होती, ए से, क्योंकि ए लेंथ ऑफ साइड है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द सेल इज इक्वल टू A क्यूब। ओके, तो अब इतना तो समझ गए ना। पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
वॉल्यूम ऑफ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ से आता वॉल्यूम जो कि है 4 × 4/3 टाइम्स 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r³ डिवाइडेड बाई 2√2 का होल क्यूब है 16√2 है 16√2 और ये r³ यहीं पे r³ और r³ कैंसिल 4 × 4 = 16 तो ये भी कैंसिल। इस हिसाब से ये टाइम्स 100 भी करना है क्योंकि परसेंटेज में है। तो ये आता टोटल ऑफ 74% कैलकुलेट कर लिए। आप लोग खुद से भी कैलकुलेट करिए, अच्छा प्रैक्टिस होती। तो 74% पैकिंग एफिशिएंसी है CCP और HCP वाले स्ट्रक्चर्स में। अब बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन BCC स्ट्रक्चर्स। तो इसमें जो है ना बॉडी सेंटर है ये वाला, ये C जो है ना, ये C बॉडी सेंटर है। ये C फेस सेंटर नहीं होता कोई भी। ये डायगोनल जो है ना क्यूब के बीच में से जा रहा है ऐसा, ये समझो ये क्यूब है, ये ऐसा क्यूब है। तो यहाँ पे इसके पीछे वाला साइड भी है। तो यहाँ से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डायगोनल है, वो क्यूब के अंदर का बॉडी डायगोनल है, फेस डायगोनल नहीं है, ऐसा वाला डायगोनल है, ऐसा वाला। एक सेकंड, इसको दूसरे कलर से कर दिए तो ज़रा डायगोनल सही समझ में आ जाता, वो अच्छा रहता। हाँ, तो ये देखो ये वाला जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल, तो ये डायगोनल को देखना है अपने को, क्योंकि BCC में बॉडी सेंटर पे भी एक एटम रहता, यहाँ पे कॉर्नर्स पे भी रहते पूरे, और बॉडी सेंटर पे भी एक रहता। तो ये 3 एटम्स को ज्वाइन करने वाला डायगोनल जो बॉडी सेंटर का डायगोनल रहता, वो डायगोनल है बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये डायगोनल के हिसाब से कैलकुलेट करना है। इधर फेस डायगोनल की लेंथ B है और साइड्स की लेंथ A है, जैसा कि पहले था सेम वैसी। साइड की लेंथ A, फेस डायगोनल की लेंथ B। बॉडी डायगोनल दिया हुआ है अपने, तो ट्रायंगल EFD कंसिडर करना है। EFD मतलब E देखो, E यहाँ है, E F और ये D, ये ट्रायंगल में डायगोनल B आता। ओके, यहाँ पे एक है C इसकी लेंथ है, AE की लेंथ है। ओके, A to E जो है एटम्स की लेंथ है, वो डायगोनल की लेंथ है। तो C की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ से पहले तो लिख लो B² इज इक्वल टू, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये जो ट्रायंगल अपन कंसिडर कर रहे हैं वो EFD है ना, EFD ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, तो उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। यहाँ पे B² इज इक्वल टू A² प्लस A² सेम 2A² आया था, 2A²। राइट, तो ये आ गया 2A²। फिर से B इज इक्वल टू √2 टाइम्स A आया, सेम एज प्रीवियस। इसके बाद फिर AFD को कंसिडर करना है। AFD मतलब जो ऐसा वाला जो ट्रायंगल है, इसको कंसिडर करना है। ये रेड है ना, इसलिए नहीं दिख रहा हूँ, मैं दूसरा कलर लेके बता देता हूँ। हाँ, AFD ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल को कंसिडर करते हुए अब जो है C की वैल्यू निकालना है। AFD ट्रायंगल AFD, राइट। तो ट्रायंगल AFD में अब लिखना है, ये D है, D। हाँ, C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। अब A² प्लस B² बनाना, B² की वैल्यू 2A², तो ये टोटल 3A² हो जाता, इसीलिए C की वैल्यू √3 टाइम्स A हो जाती। √3 टाइम्स A इज इक्वल टू C। अब जो बॉडी डायगोनल की लेंथ C है वो 4 टाइम्स 2 रेडियस है,
ठीक है, एटम्स का जो रेडियस है वो उसके 4 टाइम्स है नाउ। तो ये हिसाब से ए और आर का इस बार रिलेशन क्या आता, मतलब ए जो है ना 4/√3 टाइम्स रेडियस, 4/√3 टाइम्स रेडियस, या फिर आर इज इक्वल टू √3a/4, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर में जो है ना टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 है और उनकी जो वॉल्यूम है 2 टाइम्स 4/3 πr², 2 टाइम्स द वॉल्यूम, डबल द वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, वॉल्यूम ये आती 2 टाइम्स 4/3 πr³। ठीक है, ये तो मेन वॉल्यूम है एक एटम की, और क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स है तो टोटल वॉल्यूम 2 टाइम्स डबल कर देते उसको। और ये तो समझ में आ गया होगा, इसीलिए रब कर दे रहा हूँ मैं, इरेज कर दे रहा हूँ। अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है इसकी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर्स, जो 2 स्फीयर्स की वॉल्यूम है इसको डायरेक्ट लिख देंगे 8 टाइम्स 3.14 टाइम्स r³ डिवाइड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³ है, तो 4 का क्यूब 64 डिवाइडेड बाय √3 का क्यूब जो है 9√3 है, 9√3 टाइम्स r³। तो ये r³ दोनों कैंसिल हो गए, और इन लोगों को सिंप्लीफाई करके इंटू 100 भी है, देखो इंटू 100, तो इन लोगों को सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करें तो इसका परसेंटेज आता 68। तो 68% जो है आपका मेन एटम्स रहते, बाकी का जो भी है आपका 32% वो पूरा वॉइड्स रहते सिर्फ BCC स्ट्रक्चर्स के सॉलिड्स में। ठीक है, बीच में जो वॉइड्स रहते वो 32% रहते सॉलिड में, 32% BCC सॉलिड में। और अब पैकिंग एफिशिएंसी क्यूबिक सिंपल क्यूबिक लैटिस में बात करेंगे, जिसमें कोई सेंटर पे एटम नहीं रहता, सिर्फ कॉर्नर्स पे रहते। तो इसमें देखो यहाँ पे एक पॉइंट A है और एक पॉइंट H है, एक पॉइंट A है एक पॉइंट H है। इन दोनों पॉइंट्स के एटम्स को अपन कंसिडर कर रहे हैं। ये जो 2 एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें 1 ईच रहते हैं। मैं पहले भी नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल वाली वीडियो में बता दिया, अगर देखना है नहीं मालूम है तो वो भी देख ले सकते हैं आप। तो ये जो है ना सिर्फ कॉर्नर्स पे रहते हैं इस पे एटम्स, और इसमें रेडियस जो रहता उसका ट्वाइस साइड लेंथ रहती, ए जो रहता वो ट्वाइस द रेडियस रहता, ट्वाइस द रेडियस ऑफ एटम्स रहता साइड, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लोग डायरेक्टली ऐसे जॉइंड है ना, ऐसा डायरेक्टली जॉइंड है, तो इसीलिए वैसा रहता। रिलेशन पहले से आ गया उसका, सिंपल है नाम के वैसे, जैसे सिंपल क्यूबिक लैटिस है वैसे ही इसका कैलकुलेशन भी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाती a³ इज इक्वल टू 8r³, ये रिलेशन से ये आ गया दूसरा रिलेशन। वॉल्यूम आ गई यूनिट सेल की। अब वॉल्यूम एटम्स की करना है तो टोटल एक ही एटम रहता, इसीलिए 1 टाइम्स 4/3 πr³, 4/3 πr³। ठीक है, सेम जस्ट एक रहता। अब इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कैलकुलेट कर लेना है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहती, ये जो वॉल्यूम ऑफ एटम है 4/3 टाइम्स 3.14 टाइम्स r³ डिवाइडेड बाय 8r³। राइट, तो r³ और r³ कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे टाइम्स 100, ये फॉर्मूला में है टाइम्स 100, तो टोटल इसका जो आंसर आएगा वो 52.4% रहेगा। तो मतलब इसमें तो नियरली हाफ पार्ट इच, सिंपल क्यूबिक लैटिस में हाफ पार्ट इच
जो है आपका एटम से कवर रहता सॉलिड का, बाकी का हाफ पार्ट पूरा वॉइड रहता। ओके, तो अब बात करेंगे आज के लास्ट टॉपिक कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस के बारे में। तो ये यूनिट सेल के जो डायमेंशंस रहते हैं, इससे आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना पॉसिबल आया था, जिससे अगर आपको डेंसिटी मालूम है मेटल की, तो अपन उसका मास और जो एटम्स का मास है यूनिट सेल में, उसको कैलकुलेट कर सकते। और मास आ गया एक भी एटम का, तो एक्यूरेट मेथड मिल जाता आपको अवोगाड्रो कांस्टेंट निकालने का, डिटर्मिनेशन करने का अवोगाड्रो कांस्टेंट। तो जैसे कि एज लेंथ जो रहती है एक यूनिट सेल की क्यूबिक क्रिस्टल के, वो एक्सरे डिफ्रैक्शन से ए और डेंसिटी डी है एक सॉलिड सब्सटेंस की, और मोलर मास जो रहता है उसका मोलर मास वो कैपिटल एम है समझो। तो क्यूबिक क्रिस्टल में वॉल्यूम क्या हो जाती है, वॉल्यूम आपके क्रिस्टल की यूनिट सेल की ए क्यूब हो जाती, राइट। और मास जो रहता है यूनिट सेल का, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू number of atoms in unit cell z, number of atoms टाइम्स मास ऑफ ईच एटम, एक एक एटम का, हर एक एटम का मास। और ये कैपिटल एम है, मोलर मास है ना, तो ये कैपिटल एम है, मोलर मास का एम है, और ये मास ऑफ ईच एटम का स्मॉल एम है। अब मास ऑफ वन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, इसका ये जो मास है ये कैलकुलेट कैसा करना बोले तो जो इसका फॉर्मूला है छोटा सा, मोलर मास को जो है अपने अवोगाड्रो कांस्टेंट, अवोगाड्रो नंबर जो है Na, उससे डिवाइड कर दिए तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मास ऑफ एटम आ जाता, यूनिट सेल में प्रेजेंट है सो मास आ जाता है एटम का। तो डेंसिटी जो रहती यूनिट सेल की वो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल रहती, ऑब्वियसली डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे है z इंटू कैपिटल M बाई z टाइम्स कैपिटल M डिवाइडेड बाई n सफिक्स a। ये छोटा जो आता ना अवोगाड्रो कांस्टेंट का, तो इसको n सफिक्स a बोलते हैं। उसके बाद डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई a क्यूब, जो कि वॉल्यूम है यूनिट सेल की, यहाँ पे है, ठीक है। तो इस हिसाब से d की फाइनल वैल्यू अपने पास आती, सिंप्लीफाई करने के बाद z इंटू m, z number of atoms into molar mass divided by volume of unit cell into Avogadro constant, ये आ जाती इसकी वैल्यू d की, डेंसिटी की वैल्यू आ गई अपने पास। अब डेंसिटी जो रहती यूनिट सेल की वो सेम रहती सब्सटेंस की डेंसिटी से, जो भी आपका सॉलिड सब्सटेंस है उसकी जितनी डेंसिटी रहती यूनिट सेल की भी डेंसिटी उतनी ही रहती। और डेंसिटी सॉलिड की जो डेंसिटी रहती वो दूसरे मेथड से भी डिटरमाइन कर सकते, जो 5 पैरामीटर्स है, डेंसिटी और डी, जेड नंबर ऑफ एटम्स, एम मोलर मास, ए जो क्या है लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, और अवोगाड्रो नंबर। इसमें से कोई चार भी अगर मालूम है तो पांचवा निकाल ले सकते, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो अवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल आपको ए निकालने का है, ए की वैल्यू फाइंड करो बोल के बोला क्वेश्चन में, तो आप ये फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं कि ए जो है क्यूब रूट है, ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ z टाइम्स m डिवाइडेड बाय d टाइम्स na, ऐसा कर सकते। ये एनसीईआरटी में दिए हुआ नहीं है, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे कि ऐसा आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन दिए हुआ है इसके बेसिस पे, ठीक है। ये तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस
मेन फार्मूला नोट कर लो, वैसे अपन डिराइव कर सकते वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को इधर उधर भेज के। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और दूसरे लेक्चर्स के लिए, आने वाले लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ, पूरी तरह से बचे हुआ है, इसमें प्रॉब्लम्स है, और 1.9, 1.10, 1.11 ऐसे सेक्शंस भी है एनसीईआरटी में, जल्द से जल्द कवर कर लेंगे अपन। और लेक्चर पसंद आया, अच्छा दिखा, समझ में आ गया सब, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स में बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।